बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में आज हम कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स और मेमोरी कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ, आप इस प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। Keywords are predefined reserved words used in programming language that have special meaning to compiler, in this case GCC. कीवर्ड जो होते हैं ये कुछ प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनके प्री डिफाइंड पर्पस और प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। हम उनको यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम उनको रीडिफाइन या उनके पर्पस को चेंज नहीं कर सकते। ANSI C स्टैंडर्ड के मुताबिक सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स मेंशन किए हैं: ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कॉन्टिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वोलाटाइल, वाइल। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनमें से कुछ स्टोरेज क्लासेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में यूज़ किए जाते हैं, कुछ डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ का कोई और पर्पस है जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी जो हमने देखने हैं हमने वो देखने हैं जो कि डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक और बात कि ANSI C स्टैंडर्ड के मुताबिक सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं, लेकिन C99 में 37 कीवर्ड्स हैं। C99 में यानी कि C99 में क्या हुआ कि ANSI C जो स्टैंडर्ड थे उसमें मज़ीद 5 अगर ऐड करें तो ये C99 के स्टैंडर्ड के मुताबिक 37 है। और अगर हम C11 की बात करें तो इसमें 44 हैं। ये किस तरह से, 37 C99 के थे और 7 जो हैं ये C11 के हैं। तो इस तरह से 44 जो हैं ये C11 के कीवर्ड्स हैं। तो अब हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है कि ANSI C है, तो इसमें हम 32 कीवर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे। एक और बात ये है कि जो कंपाइलर है वो ख़ुद भी अपने कीवर्ड्स डिफ़ाइन कर सकता है। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, इसमें 19 कीवर्ड जो हैं ये मज़ीद डिफ़ाइन किए गए हैं। तो एक बात ये कि जो ANSI C है उसमें 32 कीवर्ड्स हैं, उसके बाद जो स्टैंडर्ड आया सी का C99 उसमें 37 हैं, और जो उसके बाद स्टैंडर्ड आया यानी कि C11 उसमें 44 हैं। मज़ीद ये कि C99 में 5 कीवर्ड्स का इजाफा हुआ तो हमारे पास कितने कीवर्ड्स टोटल हुए, 37। और C11 में 7 कीवर्ड्स का इजाफा हुआ तो हमारे पास कीवर्ड्स कितने हुए, 44। अब हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखें, ये यहाँ पे अगर नोट करें तो ये दो वर्ड्स हैं, डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा की टाइप। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें डेटा को यूज़ करने से पहले उसकी टाइप बताना पड़ती है। अब वो कौन कौन सी टाइप हो सकती है ये अब हम देखते हैं। डेटा टाइप जो है ये वेरिएबल का साइज स्पेसिफाई करने के लिए, और ये बताती है कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यू, यानी कि कौन सी वैल्यू और किस रेंज में वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद डेटा टाइप ये भी स्पेसिफाई करती है कि उस वैल्यू के ऊपर या उस वेरिएबल के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा टाइप ये बताती है कि वेरिएबल का रैम में साइज़ कितना होगा। सेकंड वन ये कि वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा।
और जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा उसकी रेंज कितनी होगी। थर्ड वन ये कि उस वैल्यूज़ के ऊपर या उस वेरिएबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास वेरिएबल जो है ये करेक्टर डाटा टाइप का हो तो मैं फिर दो करेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं ऐड करूंगा तो बिहाइंड द सीन उनकी आस्की वैल्यू ऐड होगी। या दो स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते, हम उनको कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के ऊपर हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम कंकैट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। अब सी में कुछ डाटा टाइप्स हैं, प्रोग्रामर्स जो हैं ये अपनी रिक्वायरमेंट के तहत सूटेबल डाटा टाइप को सिलेक्ट कर सकता है। आंसी सी का जो स्टैंडर्ड है ये हमें तीन तरह की डाटा टाइप प्रोवाइड करता है। सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप या प्राइमरी डाटा टाइप, सेकंड वन है ड्राइव डाटा टाइप और थर्ड है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये तीन तरह की डाटा टाइप हैं। आज हम प्राइमरी डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम ड्राइव्ड और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के बारे में भी बात करेंगे। प्राइमरी डाटा टाइप को प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल डाटा टाइप भी कहते हैं। तो ये जो डाटा टाइप हैं ये बेसिक डाटा टाइप हैं। इनमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड और बुलियन है। इनको बिल्ट इन डाटा टाइप भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिक डाटा टाइप हैं, इनसे मिलकर नेक्स्ट डाटा टाइप्स जो हैं ये बिल्ड होती हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप की बात करें तो उनमें बुलियन है, वॉइड है, न्यूमेरिक है। तीन टाइप्स हैं। न्यूमेरिक की आगे दो हैं, इंटेग्रल टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लोट है और डबल, इंटेग्रल में इंटीजर और कैरेक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड जो हैं ये डाटा टाइप के लिए यूज़ होते हैं। तो हम देखेंगे भी कि जब हम डाटा टाइप के बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कीवर्ड जो हैं ये डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा कि ये जो बुलियन डाटा टाइप है ये C89 में नहीं थी, यानी कि ये आंसी सी में नहीं थी। लेकिन जो उसके बाद आने वाले स्टैंडर्ड्स हैं यानी कि C99 और C11, तो इनमें ये एक डाटा टाइप है। अगर हम इनके स्टैंडर्ड्स को देखें और मैं आपको ये दिखाता भी हूँ तो हम यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स जो हैं ये डाउनलोड किए हुए हैं। तो ये C89 स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हम कीवर्ड्स देखते हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आरसीसी स्टैंडर्ड्स हमें देता है। अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये 32 है जैसा कि हमने पढ़ा भी है। लेकिन अगर हम C99 की बात करें तो उसमें 37 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर हम लैंग्वेज के सेक्शन में जाएंगे, कंसेप्ट के सेक्शन में जाएंगे, सॉरी हम लेक्सिकल एलिमेंट में जाएंगे और कीवर्ड्स में जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड है C99 का। इसको हम काउंट करते हैं तो ये देखें ये 37 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास C89 है उसमें बूल कीवर्ड नहीं है। बूल जो है ये बुलियन डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं C99 की बात करूं तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है। उसके अलावा अगर हम C11 की बात करें, हमें लेक्सिकल लैंग्वेज में जाएंगे, लेक्सिकल एलिमेंट में जाएंगे और कीवर्ड्स में जाएंगे। अगेन हम इनको काउंट करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं था इसको करना। तो देखें ये 44 कीवर्ड्स हैं।
तो मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि जो हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उससे एडवांस भी स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं और इनमें मज़ीद बेहतरी आई है। उसके अलावा एक और चीज़ भी नोट करने की ये है कि जो C89 है उसमें जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो बहुत ही कम हैं। यहाँ पे अगर हम सेक्शन में जाएं अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हेडर्स हैं ये इनको हम काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 15 है। और यही अगर हम देखें कि हमारे पास C99 में कितनी हेडर्स हैं तो हम ये इजीली देख सकते हैं। हम 7.1 में जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं इसको। तो ये देखें ये 24 है। इट्स मीन्स कि कीवर्ड में भी इजाफा हुआ स्टैंडर्ड चेंज होने से और हेडर फाइल्स में भी इजाफा हुआ। और अगर हम C11 की बात करें तो हम अगेन सेक्शन 7.1 में जाएंगे और हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 28 है। अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि इन स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है। देखें वक्त के साथ साथ हर चीज़ में बेहतरी होती है लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि जो पहले की चीज़ है उसको हम गलत कह दें। उसमें बेहतरी आती है, ठीक है, हम पहले वाली चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन मज़ीद जो है हम एडवांस होने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी है। लेकिन अब हम यहाँ पे चूँकि हमारी बेस बन रही है तो मैं चाहता हूँ कि हम आरसीसी को फॉलो करें। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिस कुछ एडिशंस हुई हैं और ऐसा जिसमें ये बात नहीं है कि वो पहली डॉक्यूमेंटेशन गलत है, पहला स्टैंडर्ड गलत है और आने वाला स्टैंडर्ड सही, ऐसी बात नहीं है। कुछ बेहतरी हुई है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो मैंने आपको दिखाई जो कि आने वाले स्टैंडर्ड्स में आई हैं। तो बात हम कर रहे थे बूल की। तो बूल जो है ये मैंने आपको दिखाया कि कोई कीवर्ड नहीं है आरसीसी में और C89 में, लेकिन ये C99 और C11 में ये कीवर्ड है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बुलियन क्या चीज़ है। बुलियन डाटा टाइप जो है ये सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो है बूल std.h। उसके अंदर ये डिक्लेयर है। तो बेसिकली बूल को यूज़ करने के लिए हम बूल कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ये मेमोरी में साइज़ 1 बाइट लेता है और इसकी रेंज जो है या तो ये एक टाइम पर फॉल्स हो सकती है वैल्यू इसकी या फिर ट्रू हो सकती है। दो तरीके हैं बूल को यूज़ करने के, या तो आप अंडरस्कोर कैपिटल बी और इस तरह से बूल लिखें, या फिर आप क्या करें, सॉरी ये जो है ये बूल एसटीडी नहीं है, ये एसटीडी बूल है यानी कि स्टैंडर्ड बुलियन लाइब्रेरी है। तो ये मेरी मिस्टेक है। तो ये जो है ये एसटीडी बूल लाइब्रेरी है। अगर आप इस लाइब्रेरी फाइल को यूज़ करते हैं तो ये हमें क्या करती है, ये एक हमें टाइप प्रोवाइड कर देती है बूल। इसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बूल है ये एक न्यूमेरिक टाइप है, इसमें हम या तो ज़ीरो स्टोर कर सकते हैं और या 1। बात वही है कि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। लेकिन अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें फिर ये लाइब्रेरी जो है ये यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरह से इसको करें तो ये एक न्यूमेरिक टाइप है। ये हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको इसकी समझ भी आएगी। वॉइड
वॉइड का मीन्स होता है नल, यानी कि कुछ नहीं, इनकम्प्लीट या नॉट अवेलेबल। तो ये जो है ये फंक्शन की टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। तीन तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जब फंक्शन वॉइड वैल्यू रिटर्न करे, या फंक्शन वॉइड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करे, या पॉइंटर टू वॉइड। तो ये जब हम पॉइंटर के टॉपिक पे जाएंगे और फंक्शंस के टॉपिक पे जाएंगे तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ये आप रीड भी कर सकते हैं कि ये फंक्शन की टाइप को स्पेसिफाई करने और ये स्पेसिफाई करने के लिए कि फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा या कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये सब बताने के लिए हम वॉइड को यूज़ कर सकते हैं। वॉइड को यूज़ करने के लिए कीवर्ड हम वॉइड यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये हमारा जो फंक्शन है इसकी टाइप क्या है, वॉइड, और इसका नेम क्या है, माई रूटीन। न्यूमेरिक डेटा टाइप, ऐसी डेटा टाइप जिसमें नंबर्स जो हैं ये यूज़ हों उनको न्यूमेरिक डेटा टाइप कहते हैं। तो न्यूमेरिक में सबसे पहले इंटीजर है। इंटीजर जो है ये होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल नंबर या रियल नंबर्स जो हैं वो नहीं होते। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को ये टाइप स्टोर कर सकती है। तो इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंट है। साइज़ इसका 2 बाइट और 4 बाइट है मेमोरी के अंदर, और इसकी रेंज जो है ये 32,767 से लेकर -32,768 तक है। और अगर 4 बाइट का इंटीजर होगा तो उसकी रेंज जो है ये 2 बिलियन और समथिंग होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ में होंगी। अब ये 2 और 4 बाइट का क्या सीन है, देखें इंटीजर का जो साइज़ होता है ये डिपेंड करता है कंपाइलर के साइज़ पर। अगर आपका कंपाइलर जो है ये 16 बिट होगा तब इंटीजर का जो साइज़ होगा वो 2 बाइट होगा। लेकिन अगर आपका कंपाइलर 32 होगा तो जो इंटीजर है उसका साइज़ फिर 4 बाइट होगा। जो ओल्ड कंपाइलर थे उनका साइज़ 16 बिट था, इस वजह से उन कंपाइलर्स में इंटीजर का जो साइज़ था वो 2 बाइट था। लेकिन जो न्यू कंपाइलर हैं ये 32 बिट कंपाइलर हैं, इस वजह से इनमें इंटीजर का साइज़ 4 बाइट है। 2 बाइट के हिसाब से देखें तो ये रेंज बनती है, और अगर 4 बाइट के हिसाब से देखें तो ये रेंज बनती है। अब ये रेंज किस तरह से आई, इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास। ये चूंकि हमारे पास साइंड है तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा ये -2 की पावर n-1, -2 की पावर n-1 से लेकर 2 की पावर n-1 और फिर -1। अगर आप जो है n के बजाय इस 16 को या 32 को रिप्लेस करें तो हमारे पास ये रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था कि इंटीजर का हम साइज़ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और हमें प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर होता है। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसकी मदद से भी हम किसी भी वेरिएबल का साइज़ जो है ये चेक कर सकते हैं। करेक्टर, करेक्टर डेटा टाइप जो है ये करेक्टर्स को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम करेक्टर को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो एक्चुअली करेक्टर नहीं स्टोर होता, उसकी आस्की वैल्यू जो है वो स्टोर होती है, और जितना भी हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो आस्की वैल्यू पे ही कर रहे होते हैं। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बेसिकली ये कोड जो है ये कीबोर्ड की वैल्यूज़ को या करेक्टर्स की वैल्यूज़ को डेसिमल में, बाइनरी में या हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास आस्की टेबल है एक्सटेंडेड करेक्टर्स के लिए। इसमें जो हमारे पास करेक्टर्स हैं ये 255 है। इसी तरह से अगर हम 127 आस्की टेबल की बात करें तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होके
127। तो करैक्टर के लिए हम कैर कीवर्ड को यूज़ करते हैं। ये मेमोरी में 1 बाइट साइज लेती है। इसकी रेंज -128 से +127 है। और अगर हम एक्सटेंडेड बात करें तो ये 0 से लेकर 255 इसकी रेंज है। अब कुछ मॉडिफायर्स होते हैं जो कि बेसिक डेटा टाइप को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। Definition: These are the keywords in C to modify default properties of int and char data type। तो हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं: short, long, signed, unsigned। आइए इनकी वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले कैर। कैर जो है ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस लेती है डेटा टाइप। इसकी रेंज -128 से लेकर 127 है, या फिर 0 से लेकर 255 है। अनसाइन कैर। देखें, जब हम किसी भी डेटा टाइप के साथ मॉडिफायर अनसाइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ कोई साइन नहीं है। अगर किसी भी डेटा टाइप के साथ कोई साइन ना हो तो इट्स मीन्स कि आर वैल्यू पॉजिटिव। तो इस वजह से अगर मैं ये हमारे पास साइन है, इसका मतलब जो भी डेटा टाइप होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट साइन होती है, यानी कि उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती हैं और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं। लेकिन अगर हम किसी भी डेटा टाइप के साथ अनसाइन मॉडिफायर यूज़ करें तो ये फिर इसमें तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। तो इस वजह से ये 0 से 255 है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हर डेटा टाइप साइंड होती है, तो इस वजह से इसकी रेंज भी इसके इक्वल है। इंट जो है इसका 16 बिट कंपाइलर के लिए 2 बाइट साइज़ है और इसकी रेंज ये है। लेकिन अगर हम 32 बिट कंपाइलर की बात करें तो उसमें 4 बाइट साइज़ है और इसकी रेंज 2 बिलियन और समथिंग है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर डेटा टाइप जो है ये साइंड होती है। साइंड मीन्स में इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती हैं और नेगेटिव भी। इस वजह से ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू भी इसमें आ रही हैं और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करे तो फिर मुझे अनसाइंड मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें ऐड हो जाएंगी और ये फिर 0 से इसकी रेंज डबल हो जाएगी। इसी तरह से 16 बिट कंपाइलर के लिए भी यही होगा। शॉर्ट शॉर्ट बेसिकली ये इंट का हाफ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने देखा है कि 16 बिट कंपाइलर भी हैं तो इन सेंस में देखें तो इसका साइज भी फिर 2 ही होगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता इंटीजर के हाफ। अगर आप शॉर्ट यूज़ करें या शॉर्ट इंट यूज़ करें तो इसका साइज भी 2 बाइट होगा और इसकी रेंज इन दोनों की भी सेम होगी। हम इसको नेक्स्ट इम्प्लीमेंट भी करेंगे। शॉर्ट इंट और शॉर्ट ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट साइंड हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए शॉर्ट को यूज़ करूँ तो फिर मुझे अनसाइंड मॉडिफायर यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से एक लॉन्ग डेटा टाइप है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर भी 4 बाइट लेता है और लॉन्ग भी 4 बाइट, तो फ़र्क क्या है? देखें, लॉन्ग जो है ये उस वक्त था जब इंटीजर का साइज़ 2 बाइट था। सी स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो ये उस वक्त भी कीवर्ड मौजूद था जब इंटीजर का साइज़ 2 बाइट था। तब उसका साइज़ लॉन्ग का था 4 बाइट, लेकिन अब चूंकि कंपाइलर एडवांस हो चुके हैं तो इस वजह से इंटीजर का साइज़ भी 4 बाइट हो चुका है और लॉन्ग का साइज़ तो ऑलरेडी 4 बाइट है, तो इसकी रेंज भी इसके इक्वल होगी। अनसाइंड लॉन्ग में अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। अब अगेन कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेंज किस तरह से आई, ये रेंज इस फार्मूले से आई है। अगर हम
इन बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट करके इस n की जगह पे पुट करें तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि फ्लोटिंग नंबर्स को या रियल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट में अगर फ्लोट को यूज़ करना है तो उसके लिए फ्लोट कीवर्ड है। ये मेमोरी में साइज़ 4 बाइट लेता है और इसकी रेंज 1.2 एक्सपोनेंट में -38 है, और पॉजिटिव में बात करें तो 3.4 एक्सपोनेंट में 38 पॉजिटिव में है। ये आफ्टर फ्लोटिंग पॉइंट 6 डेसिमल प्लेसेस हमें शो करता है। तो अब इसकी रेंज कैसे हमें मिलती है? इसकी रेंज को फाइंड करने के लिए हमें IEEE के 754 स्टैंडर्ड को देखना होगा, जो कि 1985 में स्टैब्लिश हुई थी। IEEE का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ये हमारा टॉपिक नहीं है अभी। तो आप इन रेंजेस को भी देख लेना। साइज़ चेक करने के लिए अगेन हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर देखेंगे कि वो क्या है, और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जिस तरह से एक इंसानी दिमाग होता है, ये बिल्कुल इसी तरह से एक मेमोरी है। अगर हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मेमोरी दो तरह की है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि जो मेमोरीज हमारे पास मौजूद हैं उसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि वोलाटाइल होती हैं और डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये नॉन वोलाटाइल होती हैं। वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि जो ही पावर कट ऑफ हुई तो उसमें डाटा लॉस हो जाए। लेकिन नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि उसमें डाटा लॉस ना हो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास रैम है। मान लीजिए कि ये एक रैम है। आपको पता है कि रैम जो है ये लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनती है। तो ये रैम के अंदर सेल्स हैं। अब आपको पता है कि अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ मेमोरी की ज़रूरत होती है, और ऐसी मेमोरी जो कि टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। अगर परमानेंट हो तो आपको पता है कि एक वक्त आएगा कि हमारी जो डिस्क है वो फुल हो जाएगी। इस वजह से तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ नहीं होती। इस वजह से हम रैम को यूज़ करते हैं, क्योंकि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेमोरी को यूज़ करते हैं, और वो ऐसी मेमोरी होती है जो कि तब तक डाटा को स्टोर करे जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। जब हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो तो उसमें वैल्यू लॉस हो जाए। और आपको पता है कि ये काम सिर्फ रैम ही कर सकती है, और रैम में सेल्स होते हैं, हर सेल का एक एड्रेस होता है। और ये एड्रेस जो है ये यूनिक होता है। इस सेल का एड्रेस इस सेल के एड्रेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो फिर हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर मैं बात करूं तो हम इस सेल को यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, और इसको हम एक नाम दे देते हैं। अब मज़ीद हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज होना, बढ़ना या कम होना, लेकिन कांस्टेंट ना रहना। तो वेरिएबल जो है ये ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि चेंज होती रहती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, लेकिन परमानेंट नहीं रहती, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहती। वेरिएबल इज़ अ स्टोरेज एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैम के अंदर सेल होते हैं और उस सेल का एड्रेस होता है, तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि वेरिएबल जो है ये एक स्टोरेज एड्रेस है।
पेयर्ड विद एन एसोसिएटेड सिंबॉलिक नेम। तो मैंने आपको बताया कि हम आसानी के लिए एक नेम दे देते हैं उस सेल को, और इस सेल के अंदर कुछ नॉन या अननोन क्वांटिटी या इंफॉर्मेशन होगी। आपको पता है कि अगर हमने सेल को यूज़ करना है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, हम उसको खाली तो नहीं ना छोड़ सकते। तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं, वैल्यू, नेम, एड्रेस। अगर मैं रियल वर्ल्ड में बात करूँ तो ये एक मान लीजिए कॉलोनी है, इसके अंदर एक हाउस है। तो कॉलोनी को मैं कह देता हूँ कि यह रैम है, हाउस जो है ये सेल है या वेरिएबल है। अब इस सेल का एड्रेस भी होगा और इसका कोई ना कोई नेम भी होगा, और इसके अंदर या इस हाउस के अंदर कोई ना कोई अफराद भी रहते होंगे। ये जो एग्जांपल है ये एक वेरिएबल की है। दे आल्सो प्रोवाइड अ वे ऑफ लेबलिंग डाटा विद अ डिस्क्रिप्टिव नेम। वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं कि डाटा को एक डिस्क्रिप्टिव नेम दे सकते हैं। अब हर वेरिएबल जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर करता है, जिस तरह से वेरिएबल का नेम होता है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम अगर एड्रेस के साथ डील करें तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होगा ना, तो हम अपनी आसानी के लिए उस वेरिएबल को या इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देते हैं। उसके बाद टाइप, देखें हमें टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप को। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू को हम कंटेंट भी कहते हैं। तो उस सेल के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू आके स्टोर होगी और उसका एड्रेस भी होगा। इस एड्रेस को हम देखेंगे कि हम जब पॉइंटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम एड्रेसेस के साथ डील करेंगे। तो ये आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं इसकी। अब बात यह है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम उसकी टाइप यानी कि वेरिएबल की डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और वेरिएबल का नेम। अब ये जो डेटा टाइप है ये कंपाइलर को क्या बताती है कि फॉर एग्जांपल ये कोड एक वेरिएबल है, इसकी टाइप इंटीजर है, ये मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेगी, इसकी रेंज फ़लाँ है और इसके ऊपर फ़लाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये वेरिएबल के रेलेवेंट कंपाइलर को बता देती है, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए, इसमें कोई एरर का इम्कान ना रहे। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू भी असाइन कर दें साथ ही, तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। यहाँ पे जस्ट डिक्लेरेशन है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है। एक होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट लाइन में इनिशियलाइजेशन करते हैं और नेक्स्ट लाइन में फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं कोड इज इक्वल टू 10, तो नेक्स्ट लाइन में हम उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो है ये डेफिनेशन होगी। अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या बताती है, कंपाइलर को वेरिएबल का साइज, रेंज और क्या क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, ये सब की सब इन्फॉर्मेशन जो है ये कंपाइलर को बताती है। हर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करना लाजमी होता है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर वाक़ होगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने प्रीवियस डेटा टाइप पढ़ी हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने वेरिएबल के लिए कौन सी डेटा टाइप चूज़ करें। तो देखिए मान लीजिए कि अगर आप एक जीपीए कैलकुलेटर बना रहे हैं, आपको पता है कि जीपीए कैलकुलेटर के अंदर आपका एक एक पॉइंट जो है, एक एक वैल्यू जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इस केस में आपको जो वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसकी टाइप फ्लोट होगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को निगलेक्ट करने के बाद भी आपकी वैल्यू पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तब आप इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के नेम रखने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नेम जो है ये
1 से लेकर 31 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। सेकंड वन ये है कि वेरिएबल का नेम जो है ये लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अल्फ़ाबेट से। लेटर कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं। अब अंडरस्कोर या लेटर्स को यूज़ करने के बाद आप वेरिएबल के नेम के अंदर नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम जो है ये नंबर से शुरू नहीं कर सकते। नंबर को स्टार्ट में एंड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में नंबर से वेरिएबल को नहीं कर सकते आप। वेरिएबल का नेम जो है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उसी वेरिएबल को आपने यूज़ करना है। आपने अगर स्मॉल लेटर्स में उसको डिक्लेयर किया है तो आप फिर उसको स्मॉल लेटर में ही यूज़ करेंगे। तो ये एक वेरिएबल है, अगर मैं इसको कहीं भी यूज़ करूँगा तो मैं इसी नेम से यूज़ करूँगा, मैं कैपिटल आई यूज़ नहीं कर सकता। स्पेसिस और स्पेशल करैक्टर्स जो हैं ये अलाउ नहीं हैं, यानी कि मैं वेरिएबल का नेम इस तरह से नहीं रख सकता। आप कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड को वेरिएबल के नेम में नहीं यूज़ कर सकते, जिस तरह से आप बूल हो गया, इंट हो गया, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड हैं, इनका पहले से एक डिफाइंड पर्पस है, मीनिंग है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते।